खुले बाजार की नीतियाँ। ये तो था आपका मात्रात्मक। इसके अलावा गुणात्मक कुछ वर्ग भी करता है आरबीआई। गुणात्मक में क्या थी? ठीक है। और नैतिक प्रभाव, बिल्कुल। नैतिक प्रभाव में आपको पता है क्या होता है? नैतिक प्रभाव मतलब ठीक है, सलाह, एडवाइस, उसको मतलब एक तरीके से कहिए सही रास्ता दिखाना। अब वो दो तरह का होता है, एक तो प्यार से समझाया जाता है और एक अगर व्यक्ति ना माने तो उसको थोड़ा डराया भी जाता है। तो आरबीआई दोनों का उपयोग करती है, यानी कि बैंकों को जैसे मीटिंग होती है तो वहाँ पे सारे बैंक जो अनुसूचित बैंक हैं वो सारे वहाँ पे उपस्थित होते हैं। और अगर कोई बैंक या कई बैंक ऐसे हों जो कि एनपीए में चल रहे हों, यानी कि उनके बहुत सारे पैसे जो है वो डूब गए हों, जिससे बैंक को काफ़ी नुकसान हो और बैंक घाटे में चल रहा हो, तो ऐसे बैंक जब आरबीआई से उधार मांगते हैं या पैसे की डिमांड करते हैं तो ऐसे बैंकों को आरबीआई सख्त हिदायत देता है कि आप लोग ठीक से कारोबार कीजिए, जो ग्राहक है उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, जो पैसे देते हैं वो जांच परख करके दीजिए, और जब ज़्यादा समय हो जाए तो पता भी करते रहिए कि क्या चल रहा है, आखिर पैसे हमारे कहीं डूब न जाए, इसके लिए कांटेक्ट बनाए रखिए। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, बार बार डूब रहा है, तो आपकी गलती है, इसमें सुधार कीजिए। और अगर वो मांग रहे हैं 10 करोड़ तो और कम करके देगा कि इतना नहीं देंगे क्योंकि आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से दंड ही है कि आपको कम पैसे मिलेंगे। और अगर आप तब भी नहीं सुधरेंगे तो हम आपको बाकी जो सुविधाएं हैं वो उससे वंचित कर देंगे, और आप तब भी नहीं सुधरे तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें आरबीआई करता उन बैंकों के खिलाफ जो बेहतर तरीके से वर्क भी करते हैं। और जो बैंक बढ़िया काम करते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जिनके व्यवहार से ग्राहक संतुष्ट होते हैं, ऐसे बैंकों को वो शाबाशी भी देता है कि बहुत बढ़िया, आपके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, ऐसे ही काम करते रहिए। और वो जितना भी पैसा मांगते हैं मैक्सिमम उनको प्राप्त भी हो जाता है आरबीआई से। इसी को कहा जाता है नैतिक प्रभाव। और इसके बाद आज हम देखेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें, यानी कि जैसे आपने नाम सुना होगा, क्या कॉल मनी का नाम सुना है? कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी कभी सुना है? कॉल मनी किसे कहते हैं, नोटिस मनी किसे कहते हैं और टर्म मनी किसे कहते हैं? पहला है कॉल मनी, दूसरा है नोटिस मनी और तीसरा है आपका टर्म मनी। ये जो कॉल मनी होता है ये बच्चों एक दिन के लिए उधार मिलता है, यानी कि जो बैंक हैं जब इन्हें एक दिन की उधार की जरूरत होती है तो बैंक आपस में ही लेन देन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है किसी को अचानक से देना है तो आप घर नहीं जाएंगे बल्कि अपने किसी दोस्त से ही ले लेंगे जिनके साथ आप रेगुलर बात व्यवहार आपका चलता है, जिन्होंने कभी आपसे लिया था आप उनसे ले लेंगे कि फटाफट मुझे इतने पैसे दीजिए, मुझे अभी अचानक से काम आ गया है, तो आप अपने दोस्त से लेकर के अपना काम चला लेते हैं। ऐसे जो बैंक हैं हर जरूरत के लिए आरबीआई के पास नहीं पहुंच जाते, जो छोटी मोटी जरूरतें हैं, जो दैनिक जरूरतें हैं, जो साप्ताहिक जरूरतें हैं, ऐसे जरूरतों को वो आपस में भी पूरा कर लेते हैं। तो ये एक दिन के लिए या कहिए कि रात भर के लिए पैसे उधार लिए जाते हैं जो बैंक आपस में ही ले लेते हैं, यानी कि बहुत सारे बैंक काम करते हैं, अलग अलग जो है मालिक के बैंक होते हैं, वो आपस में ही जब लेन देन कर ले अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तब इसे कहते हैं कॉल मनी। जो सिर्फ रात भर की उधारी होती है इसे कहते हैं कॉल मनी। नोटिस मनी क्या है? जब बैंक 2 दिन से ज़्यादा यानी कि 14 दिन तक, 2 से लेकर के 14 दिन की उधारी लेते हैं तब इसे कहते हैं नोटिस मनी। एक तो आपका एक दिन के लिए, दूसरा है 2 से 14 दिन के लिए, यानी कि 2 से लेकर के 14 दिनों के अंदर आप पैसे उनको वापस करेंगे, चाहे वो 10 दिन पे करें, 12 दिन पे करें, लेकिन 14 दिन में हो जाना चाहिए। ये भी बैंक आपस में ही करते हैं, ये लेन देन भी बैंक किससे करते हैं? आपस में ही कर लेते हैं, इसके लिए उन्हें आरबीआई के पास नहीं जाना पड़ता। तीसरा जो मैंने आपको बताया है ये है आपका टर्म मनी। टर्म मनी जो होता है ये आपका 14 दिन से अधिक लेकिन 1 साल से कम, 14 दिन से अधिक का टाइम पीरियड होगा लेकिन 1 साल से अधिक का टाइम पीरियड नहीं होता है। 14 दिन से अधिक 1 वर्ष से कम के लिए जब उधारी दी जाती है तब इसे कहते हैं टर्म मनी। और इसके लिए वो आपस में भी लेन देन कर सकते हैं अगर ऐसी उनकी अपनी मतलब जो है चलती है काम, और नहीं तो वो आरबीआई के पास भी जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि ये कितने टाइम का है। तो कॉल मनी 1 दिन के लिए या रात भर के लिए, नोटिस मनी 2 से 14 दिन की उधारी, और आपका टर्म मनी 14 दिन से अधिक और 1 साल से कम के लिए जो लिया जाता है उधार बैंकों के द्वारा, ये आपका कहलाता है टर्म मनी। बाकी आपको बैंक दर पता चल चुका है। दीर्घकालिक उधारी आरबीआई से लेते हैं,
रेपो रेट आपको मैंने बताया अल्पकालिक उधारी बैंक आरबीआई से लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट बताया कि जो बैंक है अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं, बदले में उनको ब्याज मिलता है। इसके अलावा आपको बताया सीआरआर, जो बैंकों को अपने टोटल जमा का एक निश्चित अमाउंट आरबीआई के पास जमा करना होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा एसएलआर, यानी कि अपने टोटल अमाउंट का एक हिस्सा उन्हें अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। आज आपको बताना है क्या आपने आईसीआरआर के बारे में सुना है? आईसीआरआर, सीआरआर के आगे आई लगा दीजिए। क्या सुना है इसके बारे में? आईसीआरआर का मतलब है कि सीआरआर तो सबको पता है, कैश रिजर्व रेशियो। आई मतलब जो है इसमें ऐसा सीआरआर जिसमें बढ़ोतरी कर दी गई हो, जिसमें इंक्रीज कर दिया गया हो, ऐसा सीआरआर सबको पता है। सीआरआर वो अमाउंट होता है जो बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं, जिसमें बैंकों को कोई फायदा नहीं होता है। और आईसीआर मतलब इसको इंक्रीमेंटल यानी कि वो रेशियो जो बढ़ा दिया गया हो। और ये जल्दी देखने को नहीं मिलता। ये कब देखने को मिलेगा? जब विमुद्रीकरण जैसी स्थिति होगी या अन्य कोई समस्या जो वित्त से संबंधित हो। यानी कि इस समय आपने देखा था विमुद्रीकरण मतलब जब मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था, सरकार ने सारी मुद्राओं को बदलने का आदेश दे दिया और कहा कि सारे लोग पैसे बैंक में जमा करेंगे। और उसके बाद नया मुद्रा बना। तो उस दरमियान आपने देखा था कि सबके घरों से पैसे बैंक में पहुंच गए थे। लेकिन जब बैंकों के, और उसी दरमियान आपने भी सुना होगा कि बैंक का बहुत ज्यादा पैसा डूब चुका है, बहुत सारे पूंजीपति लोग पैसे लेके भाग गए थे भारत से, बहुत सारे बैंकों का दिवालिया निकल गया था। ऐसे में बैंकों के पास पैसे ही नहीं थे कि वो अपना डेली कामकाज कैसे करें। और जब उनके पास पैसे आने लगे, जमा होने लगा, तो बैंक तो बहुत खुश हुए, क्योंकि पहले तो यही आदेश आया था कि जितना पैसा है सारे लोग बैंक में जमा कर दीजिए। अगर वो एक निश्चित टाइम दिया गया था, इसके अंदर नहीं जमा किया तो फिर वो पैसे वापस जमा नहीं होंगे। तो उस दरमियान जब बैंकों के पास पैसा है तो बैंक तो खुश हो गए, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, पैसा रहेगा तो अपना कारोबार करेंगे, लोन देंगे या दूसरे काम करेंगे। सीआरआर से जो है रिवर्स रेपो रेट के तहत जमा भी कर सकते बैंकों आरबीआई के पास। तो आरबीआई ने वहाँ जब बैंकों के पास बहुत पैसे आए, बैंक बहुत प्रसन्न हुए कि पैसे बहुत सारे आ गए, हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो आरबीआई ने कहा कि ये पैसे से आप कोई काम नहीं करेंगे, ये आप किसी को ना तो उधार देंगे, यानी कि लोन भी नहीं देंगे, और ये आप अपने पास भी नहीं रखेंगे। तो इससे बैंकों को लगा कि फिर हमें क्या फायदा। तो आरबीआई ने वहाँ पे विश्वास दिलाया कि जितना पैसा आपके पास आता है ये सारे आप लोग हमारे पास आईसीआरआर के रूप में जमा करेंगे। यानी कि है तो सीआरआर ही, लेकिन कैसा है? बढ़ा हुआ स्वरूप। यानी कि टोटल अमाउंट जितना भी आपके बैंक में आया वो सारे पैसे हमारे पास आप जमा करेंगे, और उस पर सबको पता है कि कोई फायदा नहीं होता बैंकों को, वो एज इट इज चला जाता आरबीआई के पास। फिर वहाँ बैंकों ने कहा इससे हमें क्या फायदा, इतनी सारी मेहनत करेंगे, हम पैसा कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, आपके पास पहुँचाएंगे, और फिर हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आरबीआई ने वहाँ पे आश्वासन दिया कि सारे पैसे कलेक्ट हो जाने दीजिए, उसको जमा कीजिए हमारे पास, हम उस पर आपको कुछ फायदा देंगे। यानी कि ये आरबीआई निर्धारित करता है कि उस समय उनको कितना फायदा देना है। यानी कि ऐसा जो है टर्म्स जब मार्केट के सारे पैसे बैंकों में पहुंच जाएं और वो सारे पैसे आरबीआई में पहुंच जाएं बैंकों के थ्रू, जिसपे बैंकों को कोई फायदा ना हो, यानी कि सारे मनी जो है वो आरबीआई के पास हो, इसी को कहा जाता है आईसीआरआर, जो कि आपने विमुद्रीकरण के दरमियान देखा था। सारे पैसे जो है वो बैंकों के थ्रू आरबीआई के पास गए थे। अब वहाँ पे उस पैसे का आपको पता है कि चेंज कर दिया गया, फिर नई नई मुद्राएं आई और फिर उन मुद्राओं को बैंकों के थ्रू लोगों तक पहुँचाया गया धीरे धीरे करके। तो ये आईसीआरआर का यही मतलब होता है कि जब सारा पैसा आरबीआई अपने पास खींच लेता है तब इसे कहते हैं आईसीआरआर। यानी कि जब बैंक अपना सारा पैसा जो है आरबीआई के पास जमा कर दे सीआरआर के रूप में, तो क्या हो जाएगा? आईसीआरआर हो जाएगा। ओके। और दूसरा टर्म्स तरलता संजाल। तरलता संजाल मतलब जानते हैं? तरलता संजाल, चूंकि इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तरल का मतलब लिक्विड नहीं है, यहाँ पे तरल का मतलब है पैसा, मुद्रा। मार्केट में पैसे की आवाजाही को ही हम तरलता कहते हैं। तो तरलता संजाल मतलब, जाल मतलब सबको पता है कि जहाँ पे फंस जाते हैं जीव जंतु, मछली, कोई भी जो जाल में फंस जाए यानी कि निकल ना पाए, इसको संजाल कहते हैं। यानी कि जब पैसा संजाल यानी कि जाल में फंस जाए, इसी को कहा जाता है तरलता संजाल। और ये कब आया था? विमुद्रीकरण के दरमियान।
जब पैसा बैंकों में ही रह गया था, बैंकों से बाहर नहीं आ रहा था, यानी कि सारे पैसे लोगों ने बैंकों में जमा कर दिया था, लेकिन अब लोगों के पास पैसे की इतनी कमी हो गई थी कि सब लोग अपनी दैनिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। डेली मुश्किल से 2 या 4 हज़ार रुपये मिल रहे थे, जिससे लोगों की दैनिक जरूरतें पूरा नहीं हो पा रही थी। यानी कि पैसा तो था लेकिन वो बैंकों के पास था, मार्केट में पैसे की बिल्कुल कमी हो गई थी और जो पैसा था वो बैंकों के पास फंस के रह गया था या उसी में एक तरीके से कि उलझ गया था। इसी को कहा जाता है तरलता संचार, यानी कि जब पैसा बैंक में ही रह जाए, लोगों के पास ना आए या लोग उसका उपभोग ना कर पाए, तब इसे कहा जाता है तरलता संचार। और ऐसा कब होगा? जब कभी विमुद्रीकरण किया जाएगा, पैसे का अवमूल्यन किया जाएगा, उस टाइम पे सारे पैसे बैंकों में जमा हो जाते हैं और जब तक RBI नहीं कहता वो पैसे वापस मार्केट में नहीं उतारे जाते। तो इसी को कहा जाता है तरलता संचार, यानी कि CRR और तरलता संचार। ये कब होगा? जब कभी विमुद्रीकरण जैसी सिचुएशन आएंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, नेक्स्ट है आपका प्रधान उधार दर। प्रधान उधार दर क्या है? प्राइम लैंडिंग रेट, PLR, यानी कि प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट क्या होता है? ये जितने भी बैंक होते हैं, आपको पता है, जैसे कुछ दुकानें होती हैं जहाँ से आप बराबर सामान लेते होंगे, तो आपको वहाँ पे छूट भी मिल जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, इसलिए आपको इतना छूट दे रहे हैं, बाकी लोगों को हम इतना छूट नहीं देते। या कभी कभी आप कुछ पैसे कम भी दे करके सामान ले आते हैं तो आपको दे देते हैं कि आपके ऊपर भरोसा है कि आप हमारे पैसे नहीं डुबाएंगे। तो ऐसे ही जो बैंक है, इनके कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, यानी कि हर उद्योगपति तो भागता नहीं है, कभी कभी ऐसे रेयर घटनाएं होती हैं कि बैंकों का पैसा लेकर के लोग भाग जाते हैं या डुबा देते हैं। तो ऐसे उद्योगपति या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बराबर बैंकों से पैसे लेता है और अपना काम करता है और समय से उसको वापस जमा भी कर देता है, पे भी कर देता है, यानी कि ऐसे ग्राहक जिसके ऊपर बैंकों का भरोसा होता है, विश्वास होता है, ऐसे लोगों को जो बैंक है ये बहुत न्यूनतम दर पर भी लोन देने के लिए तैयार रहती है। यानी कि जो आपका है प्राइम लैंडिंग रेट, यानी कि बहुत ही न्यूनतम ब्याज पर जो लोन है वो बैंक अपने कुछ विश्वसनीय ग्राहकों को देते हैं, जो बहुत ही कम होता है। इसी को कहा जाता है प्राइम लैंडिंग रेट। और ये पहले फिक्स नहीं था कि कितना कम, यानी कि बहुत कम भी हो सकता है, और जिसकी वजह से जब आपको पता है कि सामने वाले जो है वो जितना चाहे आपको छूट दे सकता है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे? बार्गेनिंग करेंगे, उसे बार बार उसके ऊपर दबाव डालेंगे, कभी इमोशनल और कभी कुछ कि आप और कम कीजिए, आप और कम कर सकते हैं, आपको फायदा हो रहा है, मैं बराबर आपके यहाँ से सामान ले जाता हूँ तो थोड़ा मुझे मिलना चाहिए। इस टाइप से बार्गेनिंग लोग किया करते थे बैंकों से, जब तक आपका क्या था? PLR यानी कि प्राइम लैंडिंग रेट था, यानी कि बैंक को वहाँ पे जो है बहुत एक तरीके से कहिए कि कम से कम में लोगों को लोन देना पड़ता था, जो उनके विश्वसनीय ग्राहक हुआ करते थे। इससे क्या एक तरीके से देखेंगे तो भेदभाव हो रहा है, यानी कि अगर किसी की पकड़ ज़्यादा है, ज़्यादा पहचान है, तो वो तो बहुत कम पे ले लेगा, और अगर कोई उतना नहीं है उसकी जान पहचान, तो उसको योग्य होते हुए भी या ज़रूरत होते हुए भी उसको उतनी न्यूनतम दर पर बैंक लोन नहीं देते थे। तो इससे भेदभाव हो जाता था, लोग बार्गेनिंग करते थे और जो ज़्यादा कर ले जाता था उसको ज़्यादा फायदा हो जाता था। फिर यहाँ पे RBI दूसरा जो है रूल लेकर के आती है, जिसे कहा गया आधार रेट या बेस रेट। ये आपका है PLR, उन्होंने फिर बेस यानी कि BR लेकर के बेस रेट। बेस रेट में RBI ने फिक्स कर दिया कि मिनिमम ये आप इतना कर सकते, इससे नीचे आप नहीं जा सकते, चाहे कितना भी विश्वसनीय ग्राहक हो, यानी कि अब कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा, ये निश्चित है। ये आपके खास जो अपने ग्राहक हैं आप उनको इस रेट पे दे सकते हैं, इससे कम आप नहीं कर सकते। तो ये बेस रेट आया था। पहले आया आपका प्रधान उधार दर, और इसके बाद इसको RBI ने समाप्त करके 2010 से फिर से जो है आधार दर लागू कर दिया था। जुलाई 2010 से लागू हुआ था। आपको पता है पहले RBI या कहिए कि जो RBI का होता था टाइम पीरियड मौद्रिक नीतियों का, वो जुलाई से शुरू होता था, 1 जुलाई से 30 जून। लेकिन अभी क्या हो गया है, आपका जो मतलब इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का जो चलता है टाइम पीरियड, इसी के टाइम पे अब RBI का भी हो गया, दोनों का सेम हो गया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो 2010 से बेस रेट आया है, और जो PLR है ये और पहले से चल रहा था, उसी की जगह पे आपका बेस रेट RBI के द्वारा लाया गया है, ये याद रखिए। नेक्स्ट जो है ये है आपका MSS बॉन्ड। MSS बॉन्ड,
MSS बॉन्ड का मतलब है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, यानी कि मार्केट को स्टैब्लिश करने के लिए, स्टैंड करने के लिए स्कीम। और ये क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि RBI ने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं मार्केट से पैसा खींचने का। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो RBI गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके से मार्केट से पैसा खींचता है। लेकिन ये सारी नीतियाँ लागू करने के बाद जब मार्केट से पैसा एक तरीके से कि जितना खत्म होना चाहिए था उतना खत्म नहीं हुआ। अगर कालाधन बहुत है तो वो तो आपका इलीगल मनी है जो कि आपके सरकार और या फिर RBI की नजरों से बाहर है। और ऐसे मुद्राएं अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो ये जितने तरीके RBI लगाती है ये सब लगाने के बाद भी अगर वो तरलता नहीं खींचा जाता तो फिर वो क्या करेगी, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगी। मैंने आप लोगों को बताया था सरकारी प्रतिभूतियों को RBI ही बेचता है जिसके थ्रू वो मार्केट से पैसा खींचता है। ये करने के बाद भी अगर तरलता कम नहीं हो रहा है मार्केट में तब जो है RBI लेकर के आती है MSS बॉन्ड, यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये RBI के द्वारा जारी किया जाता है बॉन्ड। और ये विपरीत परिस्थितियों में जब सारे मतलब जो भी उनके हथियार हैं वो सारे उपयोग करने के बाद जब मार्केट की तरलता कंट्रोल नहीं होता तब लास्ट में RBI इसका उपयोग करती है SS बॉन्ड। फिर RBI खुद का बॉन्ड जारी करती है अल्पकाल के लिए और फिर इसको जो है विक्रय करती है मार्केट में और लोग खरीदते हैं और जो पैसा है वो RBI के पास जाता है। ये एक तरीके से कहिए कि बहुत थर्ड स्टेप पे इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि MSS बॉन्ड क्या है, तो तरलता को मार्केट में या अर्थव्यवस्था से सोखने के लिए या कम करने के लिए RBI के द्वारा उपयोग में लाया गया एक तरीका है। बात समझ में आ गई बच्चों? इसके अलावा अगर तब भी यानी कि ये सारी चीजें हो गई, प्रतिभूतियां भी बेच दी गई, MSS बॉन्ड है ये भी हो गया, जितने तरीके हैं RBI ने वो सारे लागू कर दिए और अभी भी तरलता है मार्केट में। तो अब RBI क्या करेगी, ये लास्ट स्टेप होता है, इसको कहा जाता है हेलीकॉप्टर हूबर मनी। हेलीकॉप्टर हूबर मनी यानी कि पैसे को तेजी से सोखना, तेजी से खींचना, और ये हूबर मनी, हेलीकॉप्टर हूबर मनी। हेलीकॉप्टर हूबर मनी, हेलीकॉप्टर हूबर मनी का मतलब है विमुद्रीकरण। आपको पता है ये लास्ट स्टेप है, जब बहुत ज़्यादा काला धन हो जाता है और सारे स्टेप लागू करने के बाद भी मार्केट से तरलता कम नहीं होता तो एट लास्ट ये लास्ट स्टेप उठाना पड़ता है जिसमें आपका विमुद्रीकरण आता है। यानी कि हेलीकॉप्टर हूबर के तहत मार्केट से पैसा खींचने का लास्ट स्टेप होता है मुद्रा को ही बदल देना। और जब मुद्रा को ही बदल देंगे तो जितने फालतू के पैसे हैं जो सरकार से छिपाए गए हैं वो सारे यूजलेस हो जाएंगे और लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे, उसको मार्केट में नहीं लाएंगे तो तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे काला धन बहुत ज़्यादा हो गया था और काफ़ी लंबे समय से जब से भाजपा सरकार आई काले धन की बहुत चर्चाएं चलती रहती थी। काला धन वाकई में बहुत ज़्यादा हो गया था और इसी को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था विमुद्रीकरण। हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो बड़े बड़े लोग थे उनके पास पैसे पहले पहुंच गए और ज़रूरतमंदों के पास पैसे बाद में पहुंचे। यहाँ तक कि आतंकवादियों के पास भी पहले ही पैसे पहुंच गए, 2-2 हज़ार के नोट उनके पास बहुत ज़्यादा पाए गए। तो ये सिस्टम में कहीं ना कहीं फेल ओवर है। इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद भी बहुत सारा एक तरीके से इलीगल वर्क तब भी हुआ, लेकिन ये है कि कुछ हद तक चीज़ें कंट्रोल हुई। तो आपका हेलीकॉप्टर हूबर में यानी कि पैसे को पूरी तरह से सोख लेना, और ये सोखेंगे कैसे, विमुद्रीकरण करके। दूसरा है हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी, दूसरा है हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी। अब इसका सेम अपोजिट होगा। ड्रॉप मीन्स होता है गिराना, उतारना, वो भी कैसे, हेलीकॉप्टर से। इसका मतलब ये नहीं कि हेलीकॉप्टर से पैसे उतारेंगे, इसका मतलब ये है कि मार्केट में पैसे लाने का डायरेक्ट तरीका अपनाएंगे। ऐसे तो सरकारें RBI से पैसे मांगती रहती हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, हमें बहुत सारी योजनाएं लानी है, कार्यक्रम चलाना है, और अगर पैसे कम हैं तो नए मुद्राएं छापिए। लेकिन RBI के जो गवर्नर होते हैं वो जो है थोड़ा अपना भी दिखाते कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसा छापेंगे तो दिक्कत हो जाएगी सरकारों को, क्या उन्हें तो पैसा मिलेगा तो काम चला लेंगे, लेकिन फिर आ जाएगी समस्या, फिर कैसे मार्केट को कंट्रोल करेंगे। तो जल्दी वो लोग नई मुद्रा नहीं छापते हैं जब तक पुरानी मुद्रा एग्जिस्ट
ना जाए, फट ना जाए, चलन से बाहर ना हो जाए, तब तक नई मुद्राएं वो नहीं छापना चाहते। एक निश्चित मात्रा है उतना ही वो रखते हैं कि वो मार्केट में बना रहे, और जब उसकी कमी होने लगती है तो पता चल जाता है कि या तो पैसे बाहर भेजे जा रहे हैं या तो पैसे जो है वो फट रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से आरबीआई नई मुद्राएं जारी करती है। क्वांटिटी से ज़्यादा आरबीआई मुद्रा जारी नहीं कर सकती। तो ऐसे में जब पैसे मान लीजिए सारे पैसे मार्केट से खींच लिए गए हेलीकॉप्टर गूगल मनी के तहत, लेकिन अब लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं उतना ज़्यादा, लोगों की दैनिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, बहुत सारे जो समारोह हैं, शादी विवाह और अन्य कार्यक्रम, वो कैसे पूरा हो, और धीरे धीरे बैंकों के थ्रू लोगों को पैसा तो दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है मार्केट में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में आरबीआई पैसे बुला के बांट तो सकती नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, सरकार को बोलेगी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम लेकर के आइए, बहुत सारी योजनाएं लेकर के आइए, जिसके थ्रू लोगों को जॉब मिले और बहुत सारा काम भी हो। तो ऐसे में सरकार को आरबीआई वहाँ पे ऑफर देती है कि आपको जितना बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम लेके आना है आप लेकर के आइए, पैसा आपको हम देंगे इसके लिए। और जब सरकार कार्यक्रम लाएगी तो उसके तहत बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, और पैसा फिर मार्केट में आता है। तो ये डायरेक्ट तरीका है मार्केट में पैसा पहुंचाने का, इसी को कहा जाता है हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन कीजिएगा, एक बार फिर से बता दें। ठीक है, हेलीकॉप्टर गूगल मनी समझ में आ गया, विमुद्रीकरण करके पैसा मार्केट से खींच लिया गया, लेकिन पैसा मार्केट से खींच लिया गया, अब पैसा एक टर्म्स के थ्रू या एक तरीके से आएगा, धीरे धीरे करके बैंकों से बाहर आएगा, और पैसा जो है मार्केट में बहुत कम हो चुका है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अब अगर उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो डिमांड और सप्लाई की समस्या हो जाएगी, और मार्केट में ये सारी चीज़ें नियमित रूप से बनी रहनी चाहिए, डिमांड भी होना चाहिए, सप्लाई भी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या डिमांड ही नहीं है, आपने देखा होगा जब पैसे सारे बैंकों में चले गए तो दुकानें खाली पड़ी रहती थी, शायद एक दो ग्राहक भी किसी दुकान पे पूरे दिन में नहीं पहुंचते थे, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं है, खाने पीने की दवाई की जरूरत भी पूरी करने भर के नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा खरीदारी कैसे करेंगे। तो ऐसे में जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रह जाएगा तो डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा, तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी, निवेश नहीं होगा, कुछ बनेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रुक जाएगी, और अगर रुक जाएगी तो विकास रुक जाएगा, और अगर विकास रुका तो हम पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए पीछे ना हो, विकास चलता रहे, डिमांड भी हो, सप्लाई भी हो, इसके लिए मार्केट में बराबर पैसा भी आना चाहिए, लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए, और उनके पास उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। तो ऐसे में उन सब लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके या मार्केट में पैसे की क्राइसिस को देखते हुए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं, जिसके लिए पैसा आरबीआई प्रोवाइड करता है, ताकि लोगों को जॉब मिले, उनके पास पैसा आए, और पैसा जब आएगा तो मार्केट में जाएंगे, वस्तुएं और सेवाएं खरीदने, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और फिर से आपका जो मार्केट है वो संचालित होने लगेगा, अर्थव्यवस्था में निवेश होगा तो जॉब क्रिएट होगा, वस्तुएं बनेंगी, सेवाएं बनेंगी, और जीवन सामान्य रहेगा। इसके लिए ये तरीका अपनाया जाता है। तो बैंक जो है हेलीकॉप्टर गूगल मनी विमुद्रीकरण को कहा जाता है, और हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी मार्केट में पैसे लाने के तरीके को कहा जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका सरकार निभाती है और आरबीआई के थ्रू। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। ये टर्म्स थोड़ा आप लोगों के लिए टिपिकल हो सकता है। यहाँ से एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया है, ये है कि मार्केट में कितने तरह की मुद्राएं पाई जाती हैं, या वो जो मुद्राएं हैं वो किस किस रूप में पाई जाती हैं। तो इसको लगभग 5 भागों में बांटा गया है, M0, M1, M2, M3 और M4। आप लोगों ने शायद ये चीज़ देखा भी होगा। ये टर्म्स थोड़ा टफ है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, कम से कम छोटे एग्जाम्स में तो नहीं बनता। M0, M1, M2, M3 और M4, ये मतलब कितने तरीके की मुद्राएं पाई जाती हैं, या इतने रूप में मार्केट में आपकी मुद्रा देखने को मिलता है। तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक बार आईएएस में क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे पूछ लिया था कि M1 में कौन कौन सी मुद्रा आती है, या तो यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे संकुचित मुद्रा कौन सा है। ये वनडे एग्जाम्स में आ जाते हैं और आईएएस में भी आ सकते हैं कि M1 जो है ये आपका संकुचित मुद्रा है, संकुचित मुद्रा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। M3 सबसे व्यापक है, सबसे व्यापक मुद्रा है, सबसे व्यापक
कौन है? M3 है। सबसे संकुचित M1 है। ये आपका सबसे तरल है, ये भी याद रखेंगे, सबसे तरल है। और जो आपका M4 है ये सबसे कम तरल है, सबसे कम तरल। इतना समझ में आया? ये संकुचित है लेकिन सबसे तरल है। संकुचित का मतलब जिसकी संख्या कम हो, जिसका विस्तार कम हो, उसी को हम संकुचित करेंगे। यानी कि M1 में जो मुद्राएं आती हैं वो संख्या में कम है, इसीलिए उनको संकुचित कहा गया है। M3 में जो मुद्राएं आती हैं वो संख्या में ज्यादा है, इसीलिए उनको व्यापक कहा गया है। और तरल का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो मुद्राएं जो मार्केट में चलन में है वो आपके तरल हो गए, क्योंकि मार्केट में आवाजाही उनकी लगी हुई, आप उनको उपयोग में ले रहे हैं, इसलिए वो तरल हैं। और वो मुद्राएं जो मार्केट में नहीं है, बैंकों में है, RBI में है या कहीं भी है, यानी कि जो मार्केट में जिनका उपयोग नहीं हो रहा है वो आपके तरल मुद्रा नहीं है। यानी कि मार्केट में सबसे ज्यादा कौन होगा? M1 होगा। और सबसे कम कौन होगा? M4 होगा। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होगा? M3 होगा। और सबसे कम मात्रा में कौन होगा? M1 होगा। इतना समझ में आ गया बच्चों? ये छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में आ जाती हैं, तो M2 M3 को भी बता दें, परेशान ना। तो ये ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ये पहले बता दिया, एक तरफ से क्लियर करेंगे। ये जो है इसको कहा जाता है आधार मुद्रा। ये मार्केट में नहीं लाया जाता, ये सबका आधार है, यानी कि इसके अंतर्गत ये सारे समाहित हो जाएंगे। ये सारी मुद्राओं का आधार है। M0 आधार मुद्रा है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि आधार मुद्रा किसे कहते हैं? M0 को कहते हैं आधार मुद्रा। सबसे संकुचित किसे कहते हैं? M1 को। सबसे तरल किसे कहेंगे? M1 को। सबसे व्यापक किसे कहेंगे? M3 को। और सबसे कम तरल किसे कहेंगे? M4 को। इतनी बातें क्लियर है? अब इसे आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, चार्ट बनाइएगा, नोट कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, M0 कीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा आधार मुद्रा। अब इसके सामने आपको लिखना है इसके बारे में कौन कौन सी मुद्राएं आएंगी इसमें, ठीक है? M0 को आधार मुद्रा और आरक्षित मुद्रा भी कहते हैं। आरक्षित याद रखिए बच्चों, आधार कहिए या आरक्षित कहिए। आधार मुद्रा या आरक्षित मुद्रा M0 को कहते हैं। ये तो कम से कम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आते हैं। अब इसमें नोट करेंगे कि कौन कौन से मुद्राएं आते हैं M0 में। तो पहला है इसमें आगे संचलन में मुद्रा। M0 में कौन आएगा? संचलन में मुद्रा, यानी कि वो मुद्राएं जो आपके चलन में है, जो मार्केट में है, जो भी जिनका उपयोग हो रहा है, प्लस RBI के पास बैंकों की जमा राशियां, प्लस RBI के पास बैंकों की जमा राशियां, बैंकों की जमा राशियां। इसके अलावा और भी है, प्लस RBI के पास अन्य जमा राशियां, प्लस RBI के पास अन्य जमा राशियां। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या हो गया? लगभग सारी मुद्राएं आ गई। जितना आपके मार्केट में चलन में है वो भी आ गया। RBI के पास जितनी सारी बैंकों की जमा राशियां हैं वो भी आ गया, और RBI के पास अपना खुद का जो जमा राशि है वो भी आ गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया? आधार या आरक्षित मुद्रा। समझ गए? नेक्स्ट है M1। नेक्स्ट कीजिएगा M1, इसको संकुचित कर लीजिएगा, संकुचित। इसके अलावा तरल, सबसे ज्यादा तरल और संकुचित मुद्रा M1। M1 में क्या रहेगा आपका? जनता के पास मुद्रा। आगे लिखिएगा जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास, जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा, जो डेली लेन देन होता है, पैसा लोग जमा करते हैं, निकालते हैं, मांग जमा। बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा, जो फिक्स है वो नहीं, मांग जमा।
बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां ये आपके आ गए यम 1 में, ठीक है। तीसरा है यम 2, इसके बाद तीसरे नंबर पे लिखेगा यम 2। इसमें आपका है यम 1, यानी कि यम 1 में जितनी मुद्राएं हैं वो यम 1 प्लस डाकघर में बचत जमा राशियां, यम 1 प्लस डाकघर में बचत जमा राशियां। नेक्स्ट बच्चों कीजिएगा यम 3, इसके आगे लिख लीजिएगा व्यापक मुद्रा, यम 3 व्यापक मुद्रा। इसमें क्या है, इसमें आपका यम 1 है, यानी कि यम 1 में जितनी मुद्रा है वो आएगी यम 1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास समय जमा राशियां, समय मतलब जो फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंकिंग प्रणाली के पास समय जमा राशियां, और 4 है यम 4, ये आपका सबसे कम तरल है। इसमें आपका आ जाएगा यम 3 प्लस डाकघरों के पास यम 3 प्लस डाकघरों के पास सभी जमा राशियां, ब्रैकेट में लिखिएगा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर, तो क्लियर हो गया कि इन सारी मुद्राओं को, चाहे वो आपके जो है पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे वो आपके बैंक में हो, आरबीआई के पास चलन में हो, वो सारी जो मुद्राएं हैं उनको अलग अलग रूप में बांटा गया है और उसी को अलग अलग नाम दे दिया गया है। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे तरल, सबसे कम तरल, सबसे व्यापक, सबसे संकीर्ण, आधार या आरक्षित, और तरलता के अकॉर्डिंग सही क्रम, पहला सबसे ज्यादा तरल, दूसरा उससे कम तरल, तीसरा उससे कम तरल और चौथा सबसे कम तरल। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि तरलता के आधार पर अवरोही क्रम या आरोही क्रम बताइए, फिर वहाँ पे या तो दिया रहेगा, आपको सीधे टिक करना होगा। तो याद रखेंगे जैसे है यम 1 2 3 4 करके, ये इसी क्रम में तरलता में लास्ट में सबसे कम हो जाएगा, 1 सबसे ज्यादा और फिर घटते घटते 4 सबसे कम हो जाएगा। तो तरल, संकीर्ण, व्यापक सब समझ में आ गया आप लोगों को। इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस एक आपको देखना पड़ेगा बार बार कि 0 में लगभग सभी आ गए हैं, इसी को आधार या आरक्षित मुद्रा कहते हैं। 1 में आपके तरल यानी कि ज्यादातर जो चलन में है, उपयोग में आती है, और यम 3 में आपकी बहुत ज्यादा संख्या में मुद्राएं आ रही हैं। M4 में हाँ, ये राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की किसमें आएगा? इसको हटा दिया गया बेटा, इसको किसी में नहीं लिया गया है। राष्ट्रीय जो बचत प्रमाण पत्र है इसको किसी में लिया ही नहीं गया, ये सरकार के द्वारा लाया जाता है, तो ये अलग चीज है, इसलिए इसको मुद्रा में नहीं लिया गया, इसलिए इसको नहीं इसमें शामिल किया गया। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए और भी कुछ चीजें देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आपको बतानी है, संस्थाएं, गैर बैंकिंग आपकी वित्तीय संस्थाएं। गैर बैंकिंग किसे कहेंगे? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था किसे कहेंगे बताएं? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप इसी को डिकोड कर देंगे तो पता चल जाएगा। नहीं, मुझे क्या कह रहा है? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक का काम करती है। बैंक नहीं है, गैर बैंक मतलब जो बैंक ना हो, यानी कि बैंक तो नहीं है लेकिन फिर भी ये बैंक जैसा काम करती है, ऐसे संस्थाओं को कहा जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं।
जिसमें आपका क्या है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं भी आती हैं इसमें। अखिल भारतीय मतलब नेशनल लेवल की ऐसी संस्थाएं जो बैंक नहीं है लेकिन काम करती है बैंक जैसा। जिसमें आपका पहला है भारतीय आयात निर्यात बैंक। ये क्वेश्चन आया है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक कौन सा है, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक को आयात निर्यात बैंक कहते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक, नाम भले ही बैंक लिखा लेकिन ये बैंक नहीं है। एक्सिम बैंक को आयात निर्यात बैंक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले पीसीएस में आ चुका है और ये आपका एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। दूसरा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। बैंक तो है लेकिन आपको पता है कोई बैंक नहीं है। ये बैंकों को पैसे उपलब्ध कराती है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए और जो है कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बेहतर काम कीजिए और इसके लिए पैसे देता है, लेकिन एक खुद बैंक नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र का हो गया। तीसरा है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। बैंक है लेकिन ये भी क्या है, मतलब बैंक नहीं है, नाम भले बैंक लिखा है लेकिन एक संस्था है, नेशनल हाउसिंग बैंक। और इसके अलावा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये भी क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है आपका। और ये जो आपके गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं ये क्या करते हैं, ये जमाएं तो स्वीकार करते हैं। जैसे अगर आप उनके यहाँ फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमारा पैसा मतलब जमा करें और कल निकाल लेंगे, जैसे चालू खाता होता है, आप पैसा डेली जमा कीजिए, डेली निकालिए, दिन भर में कई बार जमा कीजिए, कई बार निकालिए, ऐसी चीज़ें वो नहीं करते हैं। वो फिक्स डिपॉजिट आप करेंगे। लेकिन जैसे आप देखते होंगे डाकघरों में पैसे जमा होते हैं, विभिन्न योजनाएं आती हैं, वहाँ पे आप फिक्स कर दीजिए, वो आपके निश्चित टाइम पे जब पूरा होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप डेली डेली उसमें पैसा जमा करना और निकालने का काम नहीं कर सकते। तो जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं ये फिक्स डिपॉजिट तो लेते हैं लेकिन डेली का लेन देन ये नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस में आया है कि ये डेली का लेन देन करते हैं या नहीं करते, ये स्टेटमेंट जो है बना है। नेक्स्ट है आपका गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी बताया था, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ऐसी संपत्तियां जो गैर निष्पादनकारी है, जिसका फायदा बैंकों को नहीं मिला है। क्या है ये एनपीए, एक्सप्लेन करेंगे। एनपीए किसे कहते हैं? बिल्कुल, जब कोई व्यक्ति बैंक से पैसा ले और निश्चित अवधि, निश्चित यानी कि जो टाइम पीरियड दिया गया है, इस टाइम पीरियड में आप पैसे वापस कर देंगे बैंक को, उस टाइम पीरियड से 90 दिन के अंदर अगर वो जो व्यक्ति पैसा ले गया या संस्था पैसा ले गई है, वो पैसा और ब्याज दोनों का भुगतान बैंक को नहीं करता है, तब इसे कहा जाता है एनपीए। याद रखिए क्वेश्चन आ चुका है, कितने दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर जो टाइम पीरियड है, किस टाइम पे आप जमा करेंगे, उसके 90 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति या संस्था जो बैंक से पैसा ले गई है लोन के रूप में, वो उस मूलधन को और उस पर जो ब्याज बनता है वो दोनों अगर बैंक को वापस जमा नहीं कर रहा है तो माना जाता है कि वो धन बैंक का एनपीए में चला गया। वो क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, यानी कि वो गैर निष्पादनकारी संपत्ति हो गया, जो कि तारीख जो निश्चित डेट था उससे 90 दिन के अंदर बैंक उसको वसूल नहीं कर पाए। और इसके बाद बैंक फिर ऐसे व्यक्ति या संस्था की संपत्ति को नीलाम करता है और उससे जो भी पैसा हो पाता है वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो 90 दिन के अंदर ये होता है। याद रखिएगा, ये वो संपत्तियां हैं जो बैंक किसी को देते हैं लोन के रूप में, और उनको जब उनका मूलधन और उस पर जो ब्याज है वो दोनों नहीं मिलता, और ये 90 दिन के अंदर वो अगर वसूल नहीं कर पाते हैं या व्यक्ति या संस्था जमा नहीं कर रहा है, तब ये एनपीए घोषित कर दिया जाता है। एनपीए को इसको गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां,
से कोई भाग गया, अब वो आपको पैसे नहीं देने वाला है। हाँ, जैसे आज का डेट था, आपने नहीं दिया, उसके बाद 90 दिन का और टाइम दिया जाता है कि इस बीच में आप जितना वसूल सकते हैं वसूल लीजिए। अगर उस दरमियान आपने एक्शन लिया, मान लीजिए व्यक्ति है लेकिन वो पैसा देने के योग्य नहीं है, आप उसके खिलाफ पहले तो नोटिस जारी करेंगे, फिर पुलिस कार्रवाई करेंगे, बैंकों को अथॉरिटी होती है ना, तो 90 दिन दिए जाते हैं कि इस दरमियान आप पैसे किसी तरह वसूल कर लीजिए। लेकिन उस 90 दिन के अंदर आप नहीं वसूल कर पाए, उस व्यक्ति या संस्था ने आपको पैसे नहीं दिए, तब ये क्या हो जाएगा, इससे 90 दिन के बाद एनपीए घोषित हो जाए। ये नहीं कि उसी डेट पे जिसको फिक्स था नहीं मिला तो एनपीए नहीं, उसके बाद 90 दिन का समय मिलेगा। आप जितने तरीके अपना सकते हैं अपना करके अपना पैसा प्राप्त कर लीजिए। अगर हो गया तो अच्छी बात है, तो एनपीए में नहीं गया, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो क्या हो गया, एनपीए हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स कौन जारी करता है, आरबीआई। किसके कहने पे या किसके लिए, सरकार। जब गवर्नमेंट के लिए ट्रेजरी बिल्स आरबीआई जारी करता है, यानी कि गवर्नमेंट के नाम का होता है, उस पर जो भी चीजें होंगी सारी गवर्नमेंट के नाम की होंगी, बस उसको जारी करेगा कौन, आरबीआई। उसको मार्केट में बेचेगा भी आरबीआई, मार्केट से उसको खरीदेगा भी आरबीआई, लेकिन वो नाम किसके होगा, गवर्नमेंट के नाम होगा। इसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल्स। कैसे बिल्स होते हैं ये बताएंगे बच्चों। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए क्या ट्रेजरी बिल्स जो है आरबीआई राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए जारी करता है, क्या दोनों के लिए जारी करता है, क्या राज्य सरकार को भी अधिकार है ट्रेजरी बिल्स जारी करने का, सिर्फ केंद्र सरकार के लिए। उधार तो राज्य सरकार को भी देगा आरबीआई, केंद्र सरकार को भी देगा, क्योंकि सारी चीज़ों का जो है एडवाइस देना देखभाल करना आरबीआई करेगा, लेकिन ट्रेजरी बिल्स सिर्फ केंद्र सरकार जारी कर सकती है, आरबीआई सिर्फ केंद्र सरकार के लिए जारी करेगा, राज्य सरकारों को इसका अधिकार नहीं है। ये भी आईएएस में क्वेश्चन बन चुका है। और ये जारी कितने दिन का होगा, ये भी क्वेश्चन बना है। तो ये मिनिमम 91 दिन, इसके अलावा 91 के बाद इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 का डबल 82, और इसका डबल बताइए बच्चों। हाँ, तो आपका 91 और 182 और इसके अलावा 364, ये 3 तरह का ये एग्जाम में आ चुका है कि कितने कितने डेट का सरकार जारी कर सकता है ट्रेजरी बिल्स। तो पहला सबसे कम का जो है वो 91 दिन का है, मिनिमम 91 दिन, मैक्सिमम 364 दिन, और बीच में आपका 184, तो ये 282, सॉरी इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है। टाइम पीरियड में पूछा है कि मिनिमम कितने दिन का और मैक्सिमम कितने दिन का, यानी कि इस तरीके से देखेंगे तो अल्पकाल का ही है। ठीक, और आपका वाणिज्यिक प्रपत्र क्या है, वाणिज्यिक प्रपत्र। वाणिज्यिक प्रपत्र यानी कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक हैं ये भी अपनी प्रपत्र जारी करते हैं, अपना बॉन्ड ये भी जारी करते हैं। जो आपके वाणिज्यिक बैंक हैं ये भी जारी, जैसे आपको मैंने बताया आरबीआई 3rd नंबर पे जो है एमएसएस बॉन्ड लेके आती है, ऐसे ही जो बैंक हैं वाणिज्यिक बैंक हैं ये भी अपना वाणिज्यिक प्रपत्र यानी कि वाणिज्यिक जो है बॉन्ड जारी करते हैं। तब जब इनको जरूरत होती है पैसे की तो ये क्या करते हैं, अपना प्रपत्र बेचते हैं मार्केट में, उससे पैसा प्राप्त कर लेते हैं, फिर अपना काम चलाते हैं। तो वाणिज्यिक प्रपत्र जो है ये वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, सरकार भी जारी कर सकती है, आरबीआई भी जारी कर सकती है, बैंक भी जारी कर सकते हैं, या फिर सरकार जो अभी ट्रेजरी बिल्स बताया, हाँ जैसे कि सरकार का है ना, सरकार कहेगी तभी आप ये करेगा, आरबीआई तो सिर्फ माध्यम है, कर तो सरकार ही नहीं है, तो सरकार का काम करता है, एजेंट है सरकार का, तो सरकार जैसा कहती है वैसा आरबीआई करती है। नेक्स्ट है आपका बिटकॉइन। बिटकॉइन को किसने
ये जापानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इन्होंने इस मुद्रा का आविष्कार किया है, जिनका नाम है संतोशी नाकामोटो, और 2008-9 में इन्होंने इसको बनाया है। और ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, ये हार्ड मनी नहीं है, सॉफ्ट करेंसी है, और इसको अभी दुनिया के बहुत सारे देशों में मान्यता नहीं मिला है, कहीं बहुत कम देशों में इसको मान्यता मिला है। अभी भारत में भी इसको लीगली मान्यता नहीं दिया गया है, और इसको कंट्रोल करने का एक तरीके से कोई जरिया भी नहीं है। जैसे आपके यहाँ पैसे का अगर कोई दिक्कत हुआ तो आरबीआई गारंटी देती है, जो उसको मना करेगा लेने से वो दंड देगा। लेकिन आपका बिटकॉइन में अगर आपको लेन देन कर और आपके साथ कुछ गलत हो गया तो इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं, इसका कंट्रोलर कोई नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग अभी भी करते हैं, खास करके आतंकवादियों को फंडिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। या आप ये नाम सुना होगा हैकर्स, जो कंप्यूटर वगैरह हैक करते हैं, वो अक्सर बिटकॉइन में ही डिमांड करते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगी होता है। इसके अलावा सरकार एक ऐप लेकर आई थी, भीम ऐप, 2016 में। क्या था ये? हाँ, यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता था आपके भीम ऐप में, और ये आपका सिंपल मोबाइल हो या आपका जो है आधुनिक जो आपका स्मार्टफोन है, दोनों में इसका उपयोग किया जाता था। 2016 में ऑनलाइन जो लेन देन है इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों का काम आसान करने के लिए ये सरकार के द्वारा ये ऐप लाया गया था, भीम ऐप। तो ये आपका क्या था? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए ये ऐप लाया गया था 2016 में, भीम ऐप। इसका फुल फॉर्म तो मुझे नहीं दिया है यहाँ। अच्छा, दिया है, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना हुई, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चला नहीं। एक वर्ष उस समय बहुत बना था। ये 1000 करोड़ की जो एक तरीके से संपत्ति से शुरू हुआ था भारतीय महिला बैंक 2013 में, लेकिन 2016 में इसका विलय कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बना था कि कौन से बैंक में भारतीय महिला बैंक का विलय किया गया है 2016 में, तो ये SBI में किया गया है। 2016 में भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया SBI में। तो ये बहुत पहले जब ये चर्चा में था, 16 में कई एग्जाम में क्वेश्चन बने थे, किस बैंक में किया गया, किस वर्ष में किया गया, ये सारी चीज़ें। और ये भी बार बार आता है कि आप उस समय बहुत आया था कि कितने मनी के साथ इसकी स्टार्टिंग हुई, तो 1000 करोड़ रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में, जिसमें सब सारे जो कर्मचारी थी वो महिलाएं भी थी। ये महिला आपका बैंक शुरू किया गया था, हालांकि इसका विलय कर दिया गया SBI में। क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चों, रेडी हैं? बहुत कुछ भूल भी गया होगा। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय समावेशन जानते हैं? वित्तीय समावेशन यानी कि समान रूप से जो वित्त का परिचालन है ये बना रहे, समावेश बना रहे, तो इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? पहला है गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, दूसरा है कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वारा जो है जो कमजोर वर्ग है इनकी समृद्धि के लिए द्वार खोलना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, और चौथा है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। बिल्कुल सही, उसकी जो अधोसंरचना यानी कि जो नीचे तरफ यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो संरचना है उसको सिकोड़ना नहीं है बल्कि उसको फैलाना है, तभी तो हर जो गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है उस तक पैसा पहुंचेगा। वित्तीय समावेशन, समावेशी विकास मतलब सबका साथ साथ विकास हो, और वही समावेशन का मतलब सबके पास पैसे हो, सबका विकास हो, सारे लोग आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है? यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है आपका एनपीए के बारे में। ऑप्शन है बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता, दूसरा पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है, तीसरा है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, चौथा कंफर्म है मुख्य रकम और ऋण की वसूली नहीं हो पाती, वही आपका क्या है एनपीए है। नेक्स्ट बताइए बच्चों, ये भी यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? पहला है भुगतान संतुलन, दूसरा है बैंक गारंटी, तीसरा है असमान राशि, चौथा है नगद आरक्षित अनुपात CRR। यही तो आरबीआई के पास जमा किया जाता है बैंकों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आरबीआई विदाउट नहीं है, मौद्रिक नीतियों का निर्माण आपका आरबीआई करता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। और इसमें दिया है कि इनमें कौन कौन सा कथन है जो मौद्रिक नीति के घटक है, कौन कौन सी इसमें से नीतियां हैं जो मौद्रिक नीति में उपयोग में लाई जाती हैं। पहला है बैंक दर, क्या मौद्रिक नीति में इसका उपयोग है? दूसरा है खुली बाजार कार्यवाही, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा है लोक ऋण, पब्लिक डेब्ट, और चौथा है लोक राजस्व, पब्लिक रेवेन्यू। इसमें से आपको खुद की सहायता से बताना है, क्या केवल पहला सही है, क्या दूसरा तीसरा चौथा सही है, क्या पहला दूसरा सही है, या पहला दूसरा। मौद्रिक नीति में गुणात्मक मात्रात्मक ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद जो आज मैंने बताया ये एक्स्ट्रा सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले आप गुणात्मक और मात्रात्मक के ही लेंगे, यही तो मौद्रिक नीतियों को कंट्रोल करते। ज़्यादा मुद्रा हो गया वापस खींचना है, कम मुद्रा है पहुंचाना है, बैंक दर बढ़ा, सारी दरों को बढ़ा दिया तो मुद्रा खींच गई, आरबीआई के पास आ गई, और सभी दरों को अगर घटा दिया तो वापस मुद्रा मार्केट में पहुंच गई। तो मौद्रिक नीति में इसका उपयोग होता है ना, कंफर्म है सबको? नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर कंट्रोल करता है? की सहायता से बताना है। पहला ऑप्शन है परिसंपत्तियों की तरलता, दूसरा है शाखा विस्तार, तीसरा है बैंकों का विलय, चौथा है बैंकों का समापन। कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आरबीआई बैंकों के ऊपर, वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर कंट्रोल करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। परिसंपत्तियों की तरलता क्या ये है या नहीं? परिसंपत्तियों की तरलता बताइए है कि नहीं? परिसंपत्तियों की तरलता को कंट्रोल करता है ना, तरलता कम तरलता ज़्यादा, यही तो है। दूसरा है शाखा विस्तार, क्या शाखा विस्तार को कंट्रोल करता है आरबीआई? सार्वजनिक क्षमता को कंट्रोल करता है। तीसरा बैंकों का विलय, क्या बैंकों का विलय कर देता है आरबीआई जब वो घाटे में चल रहे होते हैं? तो हाल ही में बहुत सारे बैंकों का विलय हुआ है, क्या उनको समाप्त भी कर सकता है आरबीआई? बिल्कुल, अगर उनकी स्थिति बहुत खराब है कि विलय करने के बाद भी नहीं चल सकते तो समाप्त भी कर देगी, लाइसेंस रद्द कर देगी। तो सारे क्या हो गए? तो सही, सारे टर्म्स इसमें आ गए आपके। नेक्स्ट बताइएगा, आरबीआई के संबंध में कौन से कथन है जो सही है? सारे आईएएस के क्वेश्चन है आपके, इसमें पीसीएस का एक ही क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। पहला है, और ये भी उनकी सहायता से बताना है। पहला है यह केंद्र सरकार का बैंकर है, दूसरा यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, तीसरा वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के
सेवाएं महंगी हो जाएंगी, तो जब भी आप कहीं निवेश करेंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा। बात हुई थी ना, अगर मुद्रास्फीति और सरकार परियोजना लाती है तो लागत बढ़ेगा या घटेगा? लागत बढ़ जाएगा, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू कम हो गई है। चलिए आप लोग बहुत समझदार हो गए समझने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2-4 क्वेश्चन और है, नेक्स्ट डे इसको